40 है। 40 आ गए। तो मैथ्स में 32.5 है। मैथ्स में हाईएस्ट कितने हैं? मैथ्स में हाईएस्ट 40 है। जस्टिन के कितने हैं? 27 है। 27। क्या कुछ अलग से आया था कि बुक के अलावा भी आया था? बुक के तो सारे आए थे, 3 क्वेश्चन सर ने अलग से दिए थे, उसमें से एक नॉर्मल था। किस एक्सरसाइज से गलत हुए हैं? चैप्टर 2 पे Chapter 2? पॉलिनोमियल्स भी। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई इज द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। सर ने ये तो करवा दिया इसलिए समझा। हेटेरोजीनियस। ये तो दो बच्चे। तो इसमें सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर गुड। नेक्स्ट इज गुड। तो कई चीजें होती हैं, उसके बाद कोई तो कुछ होगा, है ना। और इसके अलावा भी जाइलम फ्लोएम अंदर जो भी है उसका सबका अलग अलग कंपोजिशन है, सबके सेल्स अलग अलग हैं, तो वो एक चीज़ नहीं है कोई भी, ठीक है कि नहीं। कैम्बियम इसी तरीके से बहुत कुछ ऐसा पित्त, वो सब अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यू हैं, फिर उनमें अलग अलग जाएंगे। एयर, सॉइल, विनेगर। विनेगर क्या होता है? 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। यस सर। ठीक है, तो एसिटिक एसिड खुद क्या होता है? CH3COOH। विनेगर जिसको चाउमीन या नूडल्स में डाला जाता है सिरका, हमने कॉर्स में भी कराया आप लोगों को, नहीं कराया? तो विनेगर, तो इस तरीके से फिल्टर्ड टी, अगर टी को फिल्टर कर लिया जाए तो तब भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिल्टर्ड टी देखना पड़ेगा, अगर सही तरह से फिल्ट्रेशन हो गया तो फिर, और लेकिन मिल्क नहीं पड़ा होना चाहिए। मिल्क पड़ा होगा तब तो वो हेटेरोजीनियस में आ जाएगा। वो ओपेक है तो भी सर वो हेटेरोजीनियस है। अगर मान लीजिए उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर इन्होंने कर लिया है, सही फिल्ट्रेशन किया है, और मिल्क ना हो तब वो होमोजीनियस होगा, और नहीं तो सिर्फ अगर आपने स्ट्रेनर से किया तो उसमें धीरे धीरे फिर से कुछ नीचे बैठ जाएगा। कौन सा टी बोल रहे हैं वही तो देखना है, क्या वो मिल्क के साथ है कि बिना मिल्क के साथ। अगर बिना मिल्क के साथ तो फिल्टर पेपर से फिल्टर किया है, आजकल तो टी शैशे आता है ना, वो फिल्टर पेपर वाला है, उसमें नीचे कुछ नहीं बैठेगा। लेकिन अगर तुमने स्ट्रेनर से किया है तो ऐसे केस में वो नीचे धीरे धीरे फिर बैठेगा। तो अभी किस टी की बात कर रहे हैं ये इसी से पता चलेगा। हम लोगों को तो मालूम नहीं कि कौन से टी की बात कर रहे हैं। फिल्टर्ड टी इज हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। इन्होंने होमोजीनियस बोला, इसका मतलब फिल्टर पेपर से किया। चलो, तो फिल्टर्ड टी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। How would you confirm that a colorless liquid given you is a pure water? So question number 6. If pure water कैसे पता चलेगा? If the given liquid, ये क्या हो, boils at 100 degree Celsius and freezes at 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? देन प्योर। नीचे गिर गया, निकल गया, ये टूट गया क्या? टूट गया। चलो ठीक है, दूसरी तरह कोई बात नहीं, वो टूटा ही है, था। इसको हटाओ जाओ।
फिर आप इसको लगा दीजिए। इसी में now so if it is kept in a flask for evaporation then nothing is left behind it। मान लो उसमें अगर कुछ पार्टिकल से कुछ रह जाते हैं तो बहुत बोला जाएगा कि ये कैसा है बताइए। ऐसे नहीं करो कि किसी को बैठा दिया फिर बाद में बताओ, अभी तुमने उसको हटाया तो बैठे रहने दो, बैठ जाइए बताइए ना, ठीक। जो लेट आएगा अपने हिसाब से बैठेगा कहीं भी, सही है। तो इट इज केप्ट फॉर इवेपोरेशन और कुछ वहाँ बचे नहीं तो फ्लास्क में राउंड फ्लास्क में डाल दो और उसको रख दो कई दिनों के लिए। पानी सब उड़ जाए पीछे बिल्कुल शाइनी बचे तो कह दो ये तो कितना प्योर था, कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें, ये भी कहा जा सकता है नहीं। और अगर उसके पीछे कुछ ना कुछ साल या वाइट कलर कुछ बच जाए तब तो वो प्योर नहीं होगा ना। प्योर वाटर क्या होगा कि अब जैसे प्योर वाटर का मतलब है ये डिस्टिल्ड वाटर, एक होता है मिनरल वाटर, एक होता है प्योर वाटर। तो जब प्योर वाटर की बात हम करेंगे तो उसमें फिर आयंस भी नहीं होंगे, वो पीने लायक भी नहीं होगा, उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होगा। वो सिर्फ इस कुकर से जो स्टीम निकल रही है उसको ही तुमने कंडेंस करके कहीं इकट्ठा किया होगा, तो ये आसुत जल है। या फिर इसको क्या कहेंगे, दैट इज ये कैसा वाटर है बताइए, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिलेशन से जो पाया उसमें कुछ नहीं है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसको चेक कर सकते हैं, अगर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो फिर प्योर है, प्योर। हाँ, ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए इफ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी सो देन इट इज इम्प्योर। और एक ये भी फायदा अगला देखो कि 7th क्वेश्चन अभिषेक पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सबको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इफ नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन मिक्सचर एट ए गिवन टेम्परेचर देन इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरीके से प्योर सब्सटेंस, those substance which contains only one kind of particles are considered as pure substance. Colloid, so that is such heterogeneous mixture whose size of particles are between 1 nanometer to 1000 nanometer, that is known as colloid. And suspension, those kind of heterogeneous mixture whose size of particle is more than 1000 nanometer, these are known as suspension. समझ में आ गई बात। तो अब पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बताइए। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? What is colloid? It is a heterogeneous mixture whose particles are between 1 nanometer to 1000. What is suspension? Sir, it is a heterogeneous solution mixture. It is a heterogeneous mixture whose size is above 1000 nanometer. What is pure substance? बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Which of the following falls in the category of pure substance? अभिषेक, प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको बताना है। आइस, आइस ठीक है। मिल्क, आयरन ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंपाउंड है। H2O है। HCl H2O में मिक्स होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड, जब हाइड्रोजन क्लोराइड पूछा जाएगा ना तो फिर ये HCl को कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, और HCl को पानी में डाल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्योर हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, अभिषेक प्योर, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, दैट इज CaO, ठीक है, मतलब ये कंपाउंड है तो प्योर सब्सटेंस हो गया। मरकरी, मरकरी
ब्रिक, वुड, एयर, क्योंकि एयर में तो कई गैसेस होती हैं। तो मुझे ये समझिए कि ब्रिक जो है मतलब प्योर सब्सटेंस है। तो मुझे ये समझ लिया कि ब्रिक जो है मतलब उससे प्योर सब्सटेंस थोड़ी है। कहाँ लिखा है? देखो ब्रिक में तो मिट्टी होती है, सॉइल ही इम्प्योर है और सॉइल से बनाती ब्रिक। सॉइल में कितने अलग अलग तरह, सॉइल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें न जाने क्या क्या होता है, अलग अलग सॉल्ट है कुछ है, तो सॉइल से ब्रिक बनी, वो भी इम्प्योर हुई। ठीक है, अब देखो नाउ अगला देखिए 8 आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग। सॉल्यूशंस इसमें बताना है, तो स्नेहा बताओ। सॉइल का सॉल्यूशन हो सकती है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, जब मैं कहूँ सॉल्यूशन तो तुम ट्रू सॉल्यूशन समझना। सॉल्यूशंस का मतलब होता है होमोजीनियस, वही ट्रू सॉल्यूशन से उसी को लिया। सॉल्यूशन, सॉल्ट, सस्पेंशन, तीन चीज पढ़ी थी। तो सॉल्ट आती कोलाइड की कैटेगरी में, सस्पेंशन अलग है। तो सॉल्ट और सस्पेंशन ये दोनों हेट्रोजीनियस हुए, है ना, और सॉल्यूशन कहा जाए तो होमोजीनियस। तो आप क्या स्नेहा मुझे बताएंगे सॉइल क्या है, सॉल्यूशन है? सी वाटर, ओके, एयर नहीं है, निष्का फिर बदलती क्यों आंसर निष्का? एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, तो एयर क्या है बताइए? ये होमोजीनियस सॉल्यूशन माना जाएगा ना। अर्पित कोल, सोडा वाटर, सोडा वाटर ना। क्वेश्चन नंबर 9 पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट। सृष्टि, टिंडाल इफेक्ट बताओ। सॉल्ट सॉल्यूशन देगा, मिल्क, सर मिल्क तो नहीं देते। मिल्क को अगर पतला करोगे तो उसका पार्ट दिख जाएगा, तो ही 4 घूम रहा लो। मिल्क में पार्टिकल बड़े बड़े हैं, वो कोलॉइड है तो दे देगा पतला करके। देखो बहुत अच्छी टीम है तो अच्छे खासे में भी दे देगा। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन निष्का, सबसे ज़्यादा ब्लू की होती है, स्टार्च सॉल्यूशन, ब्लू कलर की होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड की, रेड की होती है। तो तो स्टार्च सॉल्यूशन है, एग्जांपल ले सकते हैं क्या जो स्टार्च सॉल्यूशन है मतलब उसमें एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार्च खुद ही एक वो है, दैट इज C6H10O5 टू द पावर n। स्टार्च का फार्मूला n की वैल्यू 1000, तो ये है ही है। स्टार्च चावल की माड़ होती है जिससे रिवाइव बनता है, जिससे साड़ियों में कलफ की जाती है। वो बाजार में मिलता नहीं, 15 रुपए का साइज है, वो स्टार्च ही तो है। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स, और तीसरा है मिक्सचर। तो आना Yes, sir. बताओ, सोडियम एलिमेंट बुक में लिखा तो नहीं है ना? मैंने कहा हाँ? लिखा है तो कैसे बताओगी ना? मयन सॉइल, मिक्सचर, ओके। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। सिल्वर, सिल्वर यानी एजी, वो तो मेटल हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ फार्मूला हो सकता है? वैसे तो आंसर तो मैंने खुद लिखा है। हैं? आंसर तो मैंने खुद लिखा सर CaC। ठीक है, तो बताइए, है। यस सर। 3 बताओ वहाँ ना। एलिमेंट एलिमेंट, सिलिकॉन, एलिमेंट कोल, मिक्सचर एयर, एयर मिक्सचर
which is a mixture of all the gases. सही है। सो Mixture. इसमें बहुत सारे chemicals ठीक है। मीथेन, सर compound. मीथेन का क्या फार्मूला हो सकता है? Compound सर मैंने कहीं सुना था कि सर मीथेन compounds- सर CNG में होता है। CH4। तो CNG गैस जो होती तो है सर सीएनजी में मीथेन और उसके अलावा कुछ और गैसेज होती हैं, तो मीथेन अगर कहा जाएगा तो प्योर है, सो मीथेन पूरा जल जाती है। लेकिन सीएनजी चूँकि नेचुरल है तो उसमें थोड़ा सल्फर डाइऑक्साइड और N2O भी होता है, वो तो जमीन से निकलती है ना। अगर सिर्फ मीथेन होती तो वो प्योर एक आइडियल फ्यूल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पे सर compound. कंपाउंड और ब्लड सर तो CO2 और ब्लड। Which of the following are chemical changes? Now, तो इनमें से केमिकल चेंज के बारे में बताना है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, chemical change. रस्टिंग ऑफ आयरन, Chemical change. ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन। देख लो, जो प्लांट है वो सिर्फ क्या करते हैं, बाहर से CO2 लिया और यहाँ से वाटर, और इससे इतना बड़ा पेड़ बना देते हैं जो स्वयं C6H12O6 ग्लूकोज का बन रहा है। ये केमिकल चेंज हो गया। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। सर ये दोनों दोनों होगा तो आप इसमें लिख दें, क्योंकि केमिकल तो ही जो जल गई वैक्स तो वो उसमें बदल गई, सर लेकिन कैंडल मेल्ट भी तो मेल्ट हुई वो फिजिकल। सर ये हमारी बुक में ही दे बर्निंग ऑफ कैंडल। चैप्टर 1 में आओ। Now, that is पहला क्वेश्चन। Draw the diagram for interconversion of 3 states of matter. For interconversion of 3 states of matter. तो that is gas, liquid, solid. तो गैस से लिक्विड का बनना, जैसे गैस है और उससे हम कोई लिक्विड बना दें, आप ये समझिए वाटर वेपर है, वाटर वेपर से वाटर बना लो तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। जैसे सी से गैस उड़ी वाटर वेपर, उसको कंडेंस कर लो, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमने डिस्टिलेशन भी दिखाया था, वो भी तो कंडेंसेशन ही, उसमें कंडेंसर होता है कि नहीं, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड से गैस बना दें तो वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। लिक्विड से सॉलिड बन गया, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। और अगर सॉलिड से लिक्विड बने, फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन। गैस से सॉलिड बना, सब्लिमेशन। डिपोजिशन। और सॉलिड से अगर मान लीजिए गैस बनी, सब्लिमेशन। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन, व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? गैस
से सॉलिड इंग्लिश में बताइए, डेफिनेशन बताइए। कन्वर्टिंग गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, गैस से बना दिए, यहाँ तो कोई है नहीं गैस से, अपने मन से बताओ। हाँ, सॉलिडिफिकेशन बताइए। लिक्विड से सॉलिड बनना होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड बना रही है, तो सॉलिड बना। तो दैट इज कंडेंसेशन। सर, आपने- मान्य बताते जाओ, कंडेंसेशन। भाविन, सर उसमें उल्टा हो गया। सॉलिडिफिकेशन सर उधर उस तरफ सॉलिडिफिकेशन होगा वो एरो अच्छा अच्छा, मेल्टिंग उल्टा कर दिया ये। एरो चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये चीज जो सॉलिड से लिक्विड में बनना, ये मेल्टिंग हो गई, और लिक्विड से सॉलिड में बनना सॉलिडिफिकेशन। तो वो बता देना चाहिए। कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन? कन्वर्जन ऑफ, हाँ बोलो। The process by which gaseous state changes into liquid state is called condensation. सही है, गैस इनटू लिक्विड। नाउ वेपराइजेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। सृष्टि, इसके दो टाइप्स बताओ। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ वेपराइजेशन? So this is salt or water. बोलो आदित्य। Evaporation and boiling. हाँ, so its two types are evaporation and boiling. पल्लव, evaporation और boiling में फर्क क्या है? Sir, boiling 100 degree Celsius. अरे बोलो। So boiling का हम लोग गैस स्टोव पे करते हैं और evaporation को हम लोग sunlight में करते हैं. बताइए नहीं, बोलो लक्षिता। So evaporation और boiling में अंतर अभी आप। evaporation ठंडा देता है और boiling पहले डिफरेंस तो बताओ। गर्म ठंडी कोई बात, बोलो। सर जो इवेपोरेशन होता है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जब वो इवेपोरेट होगा। हाँ बोलो। तो बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस बिफोर भाई बॉइलिंग। पहली बात, सीधी बात तो ये बताओ। सो बॉइलिंग क्या है? द मास या बल्क वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड। ये क्या बताओ? बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपराइजेशन, पूरे में बबल्स उठे ऑफ लिक्विड। इन्होंने तो बॉइलिंग को तो वाटर ही समझ लिया पलट में। तो बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, दैट इज बॉइलिंग से उबलना कहेंगे, और वाष्पन किसको कहेंगे? वेपराइजेशन। दैट इज द सरफेशियल वेपराइजेशन, सरफेस से पानी उड़े। पोछा लगा दो तो धीरे धीरे ऊपर का पानी उड़ेगा कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। तो सरफेस से होगा, दैट इज सरफेशियल वेपराइजेशन। तो ये भी लगता है evaporation could be any place but boiling could just be over It's the floor. called evaporation. It takes place बिलो बॉइलिंग at boiling point. सभी सर इवेपोरेशन और ये it takes place बिलो बॉइलिंग below boiling point. Boiling, it does not cause cooling. It causes cooling. पलक एक और बताओ था इसका डिफरेंस। हाँ बोलो। Sir, ये natural है वो unnatural. हाँ, ये अननेचुरल है। इट इज अननेचुरल एंड इट इज फास्ट। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। सर ये कुछ कंडीशंस पे सर हो रहा है इसको बताइए। इट इज स्लो प्रोसेस। It can be increases with some factors. हाँ वो बात सही है। और इट इज नेचुरल
चलो अब अगली चीज कंडेंसेशन पता चल गया, वेपराइजेशन के बारे में पूरा पता चल गया कि वेपराइजेशन के इतने टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग। दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड स्टेट, कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से किस में बदलना? तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? ठीक है, ज्यादा कि कम? सबसे कम। और सॉलिडिफिकेशन, तो किसी लिक्विड का कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस टू सॉलिड फॉर्म, इसी तरीके से डिपोजिशन, डिपोजिशन, So deposition, conversion of gas into solid. इसमें डायरेक्ट वर्ड यूज करो, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड। ऑफ गैस इनटू सॉलिड। ऐसे कौन कौन से 5 सब्सटेंस है यहाँ ना जिसमें डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन से गैस का सॉलिड, तो ड्राई आइस और तो ड्राई आइस तो सब्लिमेशन होगा, वैसे बताओ। तो ड्राई आइस तो CO2, मतलब CO2 से ड्राई आइस बनेगी ना, Yes, sir. तो हो जाएगा। और बोलो, हाँ बोलो। मान्या, प्रद्युम्न, आयोडीन वेपर, आयोडीन वेपर से किसमें बदल जाना? आयोडीन क्रिस्टल। वीडियो दिखाया था कि नहीं वेपर से जो हो रहा था? सोडियम क्लोराइड, तो वेपर्स ऑफ अमोनियम और सर आपने और भी क्लोराइड का गैस से किसमें बदल जाना? नहीं gas into solid. अमोनियम तो sublimate. क्लोराइड सॉलिड। वैसे किसी भी चीज़ का वेपर हो, जैसे कैम्फर का भी वेपर हो सकता है, कपूर की बात, उसको इन्वर्टेड फनल ऊपर तो कॉटन, वेट कॉटन लगा दो, तो दैट इज कैम्फर वेपर से कैम्फर का क्रिस्टल कपूर बन जाना। और एक बताओ, कोई और चीज है? नेफ्थलीन बॉल्स के वेपर्स। सर लेकिन वो तो सब्लिमेशन का हो गया ना। इसीलिए तो वेपर लिख रहा हूँ। अगर कोई एक क्लोज कंपार्टमेंट में कराया जाए तो उसकी वेपर बना लो, फिर उसी को कूल कर लो। इसको सॉलिड में इसी तरीके से डिपोजिशन का एक रिवर्स प्रोसेस है, Sublimation. सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, that is direct conversion of solid into gas without changing into liquid state. Direct conversion of solid into gas without changing into लिक्विड स्टेट। वही पांचों नाम लिख देना जो उधर के हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपराइजेशन? ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। So वो तो आपने करवा दिया। हाँ, इसे करना 2 टाइप्स ऑफ होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो सर डायग्राम ही होता है।
Diagram for interconversion of three states of matter and define each. उसमें से हर एक को क्या करना है? Define. Blood. On what factors does the evaporation depends? So illustrate each with example. इधर का नोट कर लिया है। इवापोरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो 4 फैक्टर्स पे। यस। सो इवेपोरेशन किसी भी चीज का इवेपोरेशन है तो जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो बहुत कम पार्टिकल से अट्रैक्टेड है और जो बीच का पार्टिकल है क्या वो कईयों से अट्रैक्टेड है। तो बीच में से पार्टिकल जल्दी नहीं निकल सकता क्योंकि उसको कई लोग पकड़े हैं, लेकिन ये तो कम लोगों के द्वारा पकड़े हुआ है। सो इट इज अट्रैक्टेड बाय फ्यू। सो इफ इट हैज अ लेसर एनर्जी आल्सो देन इट मैनेज टू एस्केप। अगर मान लीजिए यहाँ पर सबको एक एक ग्लास मैंगो जूस दिया जाए तो उससे आने वाली ताकत के बाद आहाना यहाँ से निकल भागेंगी क्योंकि वो कम के द्वारा पकड़ी गई हैं। उनको मान्या और प्रीतिका ने ही पकड़ रखा है, जबकि पलक के लिए निकलना मुश्किल होगा, उनके चारों तरफ लोग घेरे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं विद ए लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इट मैनेज टू एस्केप, उसको लेस एस्केप एनर्जी चाहिए, जबकि जो यहाँ पर है इसको ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए सरफेशियल वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम में भी हो जाता है। तो ये सरफेशियल वेपोराइजेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। ये मानसी से हमने एक भी चीज नहीं पूछी, तुम कब आ गए? आप बोलो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। किन किन चीजों पर बोलो रेट? अब ये लिखना है, ये नहीं कि इवेपोरेशन डिपेंड्स ना लिख देना, ये बढ़ता कैसे है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इंक्रीजेस बाय, अब वो 4 फैक्टर लिख दो, वो 4 नाम बताओ। बाय इंक्रीज इन पलक, पहला बताओ कैसे ही बढ़ेगा? सृष्टि, लक्षिता, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये कैसे बढ़ेगा? सिर्फ सरफेस एरिया बोलने से नहीं होगा, नहीं तो लोग कपड़े सिकोड़ के फैला देंगे। दैट इज इंक्रीज in surface area. If wet cloths are hanged by spreading it, it dries quickly. If wet cloths are hanged by spreading, it dries. सर टी भी लिख सकते हैं सर। बोलो तीन हैंडल ना सर टी भी लिख सकते हैं, टी को सर वो हाँ। रेट में। दूसरी चीज है इट increases with rise in, that is increases by increase in temperature। तो दूसरी चीज ड्यूरिंग शाइनी डेज, ठीक है, जब सनी डेज, इन सनी डेज तो वेट क्लॉथ्स ड्राइज क्विकली। इन सनी डेज वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली, ड्राई, ठीक है। तो वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली, क्योंकि वहाँ टी है सर, quickly than rainy days, than rainy days। Third, सर इंक्रीज इन
टेम्परेचर इंक्रीज इन विंड स्पीड। वो ह्यूमिडिटी का चार्ज फोर्स होना, दैट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। वेट क्लॉथ्स, ठीक है, ड्राई क्विकली व्हेन विंड इज ब्लोइंग। या अंडर फैन पोछा भी ड्राई मीन्स विंड की वो हवा चला दो तो हो जाएगा। वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली व्हेन विंड ब्लोज। मतलब ऐसे लिख देने से एक ही जैसा है, पढ़ने वाले को भी आसानी होगी। और चौथा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। Wet cloth dry quickly in Bikaner than in Chennai। चेन्नई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ नहीं करेंगे। So, हैं? we cannot join boats during rainy days. सर हम ये सर आपने बताया था कि सर जो नमकीन बोलो। सर जो नमकीन होती है वो बीकानेर। हाँ। Than in Chennai। आना क्या बताते हैं, बताओ जरा। So we cannot dry boats every day during rainy season. During? Rainy season. हाँ। तो ये चीज़ हो गई। Now, in नेचर ऑफ लिक्विड है उस पर भी डिपेंड करता है। nature of लिक्विड it also depends। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर अभी हम ये नहीं करेंगे, वो दूसरी चीज होगी। नेचर ऑफ जैसे ये कह रहे हैं कि पानी इवेपोरेट जल्दी करता है और पानी में चीनी मिला के डाल दी जाए कमरे में तो चाशनी चिपचिप करेगी, वो कॉलीगेटिव लेकिन वो तो इसमें नहीं आएगा। इससे नहीं करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड को लेकर ही करना। तो उसका उससे क्या? इंक्रीज डिक्रीज को उससे कोई लेना देना नहीं, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगले क्लास का है। मान लो कोई ऐसी चीज़ डाल दो जो हवा में वाष्पीकृत नहीं हो सकती, नॉन वोलाटाइल है, तो ऐसे केस में वो क्यों करेगी, वो करेगी ही नहीं कभी, तो वो दूसरे को भी रोकेगी। हनी है तो वो इवेपोरेट नहीं करेगा, तो मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, ऐसा तुम बोलना चाहती हो। ठीक है, बुक में तो नहीं लिखा है लेकिन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इसी पे डिपेंड करता है। जो वोलाटाइल है आप लिख सकते हो, जो वोलाटाइल सब्सटेंस है दे इवेपोरेट क्विकली एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डू नॉट इवेपोरेट, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो चौथी चीज कि डेजर्ट कूलर cools better in जो ड्राई सनी डेज, ड्राई समर। तो ड्राई समर में ऐसा क्यों करते हैं? नाउ ड्यूरिंग ड्राई समर, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया डेजर्ट कूलर। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तानी कूलर, डेजर्ट। तो डेजर्ट का क्या मतलब है? रेगिस्तानी। तो ड्राई समर डेज, ये बम्बई के लिए बना ही नहीं है, बना ही राजस्थान के लिए बना, इसलिए डेजर्ट का ही कूलर। तो ड्यूरिंग ड्राई समर डेज क्या होगा? टेम्परेचर कैसा होगा? इज हाई और and humidity is less। both of these, ये दोनों क्या करेंगे? both of these increases, वहाँ लिखा है कि नहीं कि इंक्रीज करते हैं? टेम्परेचर हाई होना और ह्यूमिडिटी का लेस होना इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन। इससे जो पानी तुम्हारे कूलर की टंकी का है वो बहुत जल्दी जल्दी उड़ेगा, जल्दी जल्दी उड़ेगा कि नहीं? नाउ द इवापोरेटिंग वाटर टेक्स द लेटेंट हीट। एक हीट भी चाहिए उड़ने के लिए, ऐसे कोई चीज़ नहीं उड़ जाती। अगर ये पार्टिकल यहाँ से निकलना चाहता है तो इसमें से एनर्जी लेके उड़ेगा। टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर एंड मेक्स द वाटर कूल। और इस पानी को क्या कर देगा बोलो? सो द इवापोरेशन को बढ़ा देंगे, और लेकिन वो इवापोरेटिंग वाटर अपने साथ क्या ले जाएगा?
latent heat, evaporating water takes latent heat from bulk of water से latent heat ले जाएगा and makes bulk of water, और वो bulk of water को क्या कर देगा, cool कर देगा. When this cool water falls over grass, अब वही cool water किस पर गिरेगा, grass, then due to increase in surface area the rate of evaporation further increases. अब घास पे गिरेगा तो और बढ़ जाएगा, भाई बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया दे दिया, घास में तो बीच में जगह होती है ना. So when this cool water, जब तुम देखो बर्फ आइस की फैक्ट्री में गई हो, आइस की फैक्ट्री में सिर्फ उसको बहुत बड़े बड़े छन्नों से, 1000 छन्ने होते हैं, ऊपर से गिराया जाता, नीचे बर्फ बन जाता, पानी गिरा के बर्फ बना देते हैं, और ठंडा. सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन इतना बढ़ा देते हैं कि उसको मजबूरी में बर्फ बनना पड़ता है, कुछ करना नहीं है, मोटर से पानी ऊपर डालो, नीचे बर्फ बनाओ. तो मोटी घास होगी तब ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा. कुछ भी नहीं, आपको बस ज़्यादा, जैसे हनी कम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आप कूलर में चलने लगा है, या ग्रास है, कैसे भी ग्रास हो, बस उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए. तो व्हेन दिस कूल वाटर फॉल्स ओवर ग्रास, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं, एंड rate of evaporation is further increased. Rate of evaporation further increases and water becomes further cool. इसके अलावा और कूल हो गया. एग्जॉस्ट क्या करेगा, एग्जॉस्ट ब्लोज द विंड ऑफ एंड कूल ब्रीज इज फेल्ट बाय अस. अब इसी हवा को, ठंडी हवा को जो थ्रू ग्रास आ रही है, उसको वो अंदर खींच लेगा. सो एग्जॉस्ट क्या करेगा, एग्जॉस्ट फैन ब्लो करता है, ब्लोज इन कूल ब्रीज, cool breeze through grass and we feel cool. अगर तुम्हारे ऊपर सिर्फ ऐसे पानी डालेंगे तब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं स्प्रे से डालूँ तो ठंडा लगेगा. जितना सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, कोई छोटी छोटी ड्रॉपलेट में ज़्यादा सरफेस एरिया, और ऐसे छिड़कूंगा तो ज़्यादा नहीं है सरफेस एरिया. तो जैसे ऐसे स्प्रे करते हैं ना फेस पर कभी कभी, तो जितनी छोटी बूंदें सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ने से कूलिंग बढ़ी, तो उन बूंदों में ज़्यादा. ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब आप ऐसे ही देख लो कि तुमको क्या लगता है कि 4 अगर बॉल को मिला लो और उससे मिला के बड़ी बॉल बना दो, तो इनमें ज़्यादा सरफेस एरिया कि इनमें ज़्यादा सरफेस एरिया. तुम ऐसे ही देख लो, कुछ ना करो, एक बड़ा पनीर का पीस है और उसको चाकू से 10-12 बार काट दो, तो बोलो नया सरफेस एरिया खुल नहीं गया, अंदर का भी खुल गया, तो बढ़ा कि घटा. तो जब कोई भी चीज़ छोटी की जाएगी तो नए सरफेस एरिया खुलेंगे, चाहे स्क्वायर हो चाहे बाउल. कोई बात नहीं. मान लीजिए कि अगर हम इन्हीं सब में अगर हम नई बॉल बना लें, जैसे 4 है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और 4 को मिला के 1 बनाया, तो आपको इसके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का रेशो चाहिए. अगर इसका 1 सेंटीमीटर है तो बोलो तुमको किसी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr. इसका ये पता है कि अभी पढ़ोगे नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो अभी आगे पढ़ोगे. इसका 4πr स्क्वायर, तो चारों का जोड़ लेंगे और इसका अगर अकेले का जोड़ लेंगे तो हम देखेंगे कि इनका ज़्यादा है. और नहीं इतना ना समझ पाओ तो कोई भी चीज़ जितनी छोटी की जाती है
तुम एक बड़ा पनीर का पीस खरीदो तो बोलो इसमें तो 4 ही सरफेस एरिया है, और कोई टाइम तो इसको ऐसे से कट कर लेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे, तो तब नए सरफेस एरिया खुलेगा कि बड़े पनीर के पीस में। तो वही चीज़ स्फीयर में भी है, तो मतलब काटेंगे तो ज़्यादा हो। काटते फिर नए सरफेस एरिया खुल जाएंगे। तो जितना तुम छोटा करोगे तो अब इसके ग्रेन्यूल्स बना लो 1 लाख, तो वो सब नए नए खुल नहीं जाएंगे। हर चीज़ तो वही चीज़ होती है, तो सर वो क्वेश्चन भी आते हैं सर, वो एक क्यूब को मिलाएंगे तो है ना। तो अब जरा देखिए कि नाउ why the water kept in matka cools better during summer? Why water kept in मटका का मतलब है earthen pot, cools better in summer? निष्ठा बताओ। ऐसे बैठे लेने से थोड़ी वशिष्टि बोलो। So it contains of many dinosaurs from which the substratum can grow and get to evaporation. And then evaporation then it causes heat. हाँ बोलो लक्षिता। And its temperature also. Sir, the earthen pot evaporates faster through tiny pores due to increasing in surface area. चलो बताते हैं। 5th क्वेश्चन देखो, तो जो मटका है तो मटके में क्या होंगे? बहुत सारे टाइनी पोर्स होंगे। सर ये पोरस हाँ, तो मिलियंस ऑफ इसमें टाइनी पोर्स हैं। और क्या तुमको मालूम है मटका गीला भी दिखता है, वहाँ तक जहाँ तक पानी उतना गीला दिखेगा। सो earthen pot सर इसमें से पानी निकल भी जाए। contains millions of tiny pores through which, उनमें से क्या होगा? वाटर सीप्स, बाहर पानी छन जाता है, वाटर सीप्स आउट। अच्छा इसके बाद बताओ, अभी इन्होंने क्या बताया? ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर, It is increased on surface. यही चीज उन्होंने बताई। ड्यू टू, जब पानी छोटे छोटे, अगर मान लो पानी ऐसे ऐसे में बढ़ा दूं तो क्या सरफेस एरिया बढ़ नहीं गया? देखो हर एक में ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो कितना बढ़ गया? ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इट्स सरफेस एरिया increases further. There is a rise in temperature. It is a sunny days. बाहर धूप ही है। Also there is sunny day. तो इसकी वजह से क्या होगा? The rate of evaporation increases। 2 चीजों की वजह से हुआ है, एक increasing in surface area और दूसरा क्या है? Sunny days. Its rate of evaporation increases. The evaporating water takes latent heat partly from sun and partly from bulk of water. थोड़ा तो धूप भी उसको हीट दे देगी और थोड़ा वाटर दे देगा, and in this way the water kept in मटका becomes cool. इसी चीज को अपनी निष्ठा बोल के दिखाओ। यहाँ तो बोलो। हाँ बोलो सुशील, तुमने पकड़ लिया होगा। So it contains a bulk of water and gets some sunscreen. नहीं बताओ, अलग बताओ। These 2 factors causes evaporation and evaporation. So these factors increases rate of evaporation. ये दोनों घटक वाष्पन की दर को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब आगे बताओ। Evaporated water takes latent heat from the cloud
पार्टली फ्रॉम सन से भी लेगा, तो दोनों से लेगा ना। इवापोरेटिंग वाटर टेक्स लेटेंट हीट। लिख सको तो लिख देना, असल बात तो वैसे यही है। अगर आप लिख सको पार्टली फ्रॉम, आउटसाइड बाहर से ले लेगा, एंड रेस्ट, और रेस्ट कहाँ से ले लेगा, फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर एंड हेंस कॉजेस। इसमें क्या करेगा, cooling. So water becomes, इसलिए वाटर क्या हो जाएगा, so water becomes cool. अब देखो, that is 0 degree ice is much effective in cooling than 0 degree water. Why? आइस हाथ में रखें तो वो तुम्हें ज़्यादा कूल लगेगी कि तुम किसी से कहते हो 0 डिग्री का पानी दे दो। कहीं मांगने जाते होगे, नहीं जाते ना, घर में खुद की फ्रिज है क्या तुम्हारे, खुद है, बताओ फिर। 0 degree ice takes latent heat from warm. भाई ये बता तो रहे हो, हाँ बताओ। 0 degree ice is more effective when it is kept on a pan. It takes latent heat from our hand and converts it into 0 degree. पूरा बताओ। देखो 0 डिग्री आइस, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि यही चीज़ क्या मानसी सिर्फ रिपीट कर सकती है, इनको बताने की जिम्मेदारी रिपीट कर पाए। Since 0 degree ice इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। हाँ बोलो। कन्वर्ट से लो, सही नहीं बता रहे, सही बता। 0 डिग्री पर आइस इज मच इफेक्टिव। अगर वो पैसा दे के भी अपने साथ बैठा ले तो बैठो उसके साथ, ये जरूर तो उससे नेगोशिएट करो, बातचीत करो। मच इफेक्टिव इन कूलिंग देन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। बाविन रिपीट करो। Yes, sir. 0 degree ice is more effective in cooling because it absorbs latent heat to become water. Latent heat to become water. So कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? sir, so medium से मीडियम से, ठीक है। द सराउंडिंग मीडियम या फिर कह सकते हो। सो मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस आइस। देखो मान्या, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस की रख लो तो वो तुम्हारे हाथ से क्या लेगी बताओ। इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम अवर पाम टू गेट कन्वर्टेड। पहले उसने हीट लिखा, बोलने लगी कि मुझको पहले पानी बनाओ, पानी के बाद फिर और लेगी रूम टेम्परेचर तक आने में, तो उसने 2 टाइम तुम्हारे हाथ से हीट। सो एज 0 डिग्री सेल्सियस आइस टेक्स लेटेंट हीट। अगर तुम्हें पाम नहीं लिखना है तो इन्होंने बोला लेटेंट हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम टू गेट कन्वर्टेड, वो भी अच्छा। टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम इट्स इमीडिएट सराउंडिंग मीडियम। Medium to get converted into into 0 degree Celsius water. So it is more effective in cooling. Now 100 degrees Celsius steam
causes severe burn और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर. रोहन, जस्टिफाई. अगर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम किसी के ऊपर स्प्रे कर दी जाए, कोई बॉइलिंग वाटर में हाथ डाल दे, तो किसमें ज़्यादा बर्न होगा? वाटर में होगा. बोलो अभिषेक. सर स्टीम में होगा. क्यों? क्योंकि वो सर जो वाटर होगा वो अब स्टीम में तुमने बोला तो स्टीम की बात करो. हाँ ना. तो स्टीम जो होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा हायर होगा बॉइलिंग वाटर. देखो ये ध्यान दीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर है, तो अगर तुम इसको घंटों उबालोगे तब ये इससे लेटेंट हीट मिलेगी. 100 डिग्री तो हाई है, इसको हीट भी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, तब ये 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बनाएगी. देखो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम घंटे उबालने के बाद ये होता है. पानी ऐसे नहीं उबाल दिया स्टीम बन गई. बहुत सारे स्टीमर में भी रखोगे तो बहुत देर तक चलता है वही बॉइलिंग वाटर. सो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम कंटेन्स एडिशनल हीट. इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जलजला है ये. एडिशनल हीट एज ए लेटेंट हीट, सो इट कॉजेस सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर. जब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो ये अगर हमारी बॉडी के संपर्क में आएगी तो क्या ज़्यादा नहीं जलाएगी? जब किसी डॉक्टर से पूछते हो कि सर ये मेरा भाई ठीक हो जाएगा, कहेंगे अरे स्टीम से जला है. तुम सुन नहीं रहे, स्टीम से जला है. इसका मतलब है कि वो लेटेंट हीट से जला है, वो जल्दी नहीं ठीक होगा. सो देखो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम contains additional heat as latent heat. मतलब इसमें एक एडिशनल हीट होती है एज ए लेटेंट हीट. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ आवर बॉडी, देन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ our body, it releases latent heat to our body. ठीक है, ये हमारी बॉडी में रिलीज करती है लेटेंट हीट इन एडिशन टू इट्स एक्सेस हीट. इतना लिखना जरूरी है. सो इट रिलीजेस लेटेंट हीट टू आवर बॉडी एडिशनली. एडिशनली करेगी and causes more severe burn. इसलिए वो और गंभीर परिणाम देगी. ओके, नाउ कन्वर्ट इनटू केल्विन. तो केल्विन में कन्वर्ट करना है. 300 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में करने की. Convert into degree Celsius 300 Kelvin और -290 Kelvin. 290 तो हो ही नहीं सकता. -100 Kelvin. दो अलग देखिए फ़ारेनहाइट का करा देंगे, अभी है नहीं. चलो फ़ारेनहाइट का कराएंगे. सो केल्विन इट इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. ये फार्मूला है. डिग्री सेल्सियस में अगर तुम 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में बदल जाएगा. तो अब हमें केल्विन में बदलना है ए को. तो मदन हम कैसे करेंगे बताओ? बदलो, प्लेस कराओ वैल्यू. यहाँ क्या लिखें? बोलो मतलब आप तो बताओ ना. हंस रहे हैं, ये बताओ. 300 + यहाँ क्या लिख दें? 300 यहाँ लिख दें. डिग्री सेल्सियस की जगह 300 और यहाँ क्या लिखें? तो ये केल्विन में बदल गया तो 573. सही है. मदन बी का बताओ.
प्रीतिका बोलो। So, प्रद्युम्न बोलो सृष्टि। दैट इज बी में भी यही फार्मूला लिखो, बार बार ये फार्मूला लिखना है। प्लस डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 273 और डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखोगे? दैट इज 0। तो कितना केल्विन आ गया? नाउ 8 का बी कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, फार्मूला यही लिखिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। रोहन बताओ क्या कहा लिखे? इसको बदलना है। सर केल्विन में डिग्री नहीं है केल्विन में नहीं लिखा कहीं ना कहीं क्या? नहीं सर, डायरेक्ट से पूछ रहा था। नहीं। और कहाँ लिखे 300? अच्छा 300 यानी तो केल्विन की जगह 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो ये इधर चला जाएगा। 300 माइनस 273 दैट इज डिग्री सेल्सियस, तो कितना आया? तो 27 इट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। निष्का भी बताओ 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कहाँ क्या लिखें? माइनस 100, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस क्या आंसर आएगा? लक्षिता तो माइनस 100 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यही क्वेश्चन करके दिखाइए। फिर इसके बाद मैथ्स करेंगे। क्यूब वाला लगा के आ गया फार्मूला, स्क्वायर का था क्यूब वाला लगा के, ये यहाँ लगा थे। एक बार चेक करूँ कॉपी पे, बुक में देखो। फिल करो किसने यार? कर लिया? आना कर लिया? पेपर तो बना दिया। तो करो। आ जा, नीचे आ जा।
जमा करो। सर इसको देखना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? सर एक्स क्यूब सर एक्स क्यूब माइनस सर 3x एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस 2। अच्छा सर वो एक अलग भी है सर। बता नहीं रहा हूँ। अच्छा सर मुझे लगा x सर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड फिर सर एक्स क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड के का पता करना है और x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ, तो फैक्टर किसका दिया है? अब ये अलग अलग वैल्यू है, तो जब अगर ये कोई भी चीज किसी का फैक्टर होती है हाँ x वन हो जाएगा। तो ओके अगर x माइनस वन फैक्टर है सर जीरो तो x माइनस वन को जीरो रख दो। जब कोई चीज फैक्टर होती है तो हम फैक्टर थ्योरम से क्या करते हैं, उस चीज को जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम x की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू क्या आ गई? नाउ x इज इक्वल टू x1 आ गया। अब इसको पुट करो फर्स्ट वाले में, दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये चीज px है, इसे क्या कहेंगे? मतलब px कहेंगे। तो x की जगह क्या डाल दो? 1 p1। तो p1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर और प्लस इस x की जगह भी 1 डालो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालो और प्लस k। तो जब कोई चीज किसी की फैक्टर होती है तो वैल्यू डालने पर रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो यहाँ क्या लिखोगे? इसने यहाँ 0। जैसे उसने कहा कि x माइनस वन इसका फैक्टर है तो पहले x माइनस वन को 0 पुट करो। x की क्या वैल्यू आई? 0 करके देखो, x माइनस वन को 0 तो x1 आया। इधर देख नहीं रही हो, जब x माइनस वन को तुमने 0 रखा, जो चीज किसी की फैक्टर होती है उसको क्या रख दिया जाता है? 0। तो 0 रखा तो x1 आ गया। अब उसी 1 को इस पूरे में डाल दो, ठीक है? तो पूरे में डाला। जब भी कोई भी फैक्टर से किसी में डालते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा बोलो? 0। तो इसे 0 पुट करो। तो 1 प्लस 1 प्लस k, तो 2 प्लस k कितना आ गया? 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई नैन्सी? हाँ? k की वैल्यू -2। ये पहला सवाल है। सेकंड देखो,
लो इसी तरीके से हम इसके सेकंड में भी यही वैल्यू डालेंगे। सेकंड क्या है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस के प्लस kx प्लस रूट 2, ये भी px है, इसमें भी p1 डालो। ये x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, चारों का ही फैक्टर दिया। तो मैंने ये 1 तो रख दिया, वो सब में डाल के देख रहा हूँ। इसमें डालोगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस रूट 2, दैट इज 2 प्लस k प्लस रूट 2, और लेकिन फैक्टर डालने पर रिमाइंडर कितना आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आई, तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, -2 माइनस, तो यही तो k की वैल्यू आ गई। चलो कुछ कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, तो 2 प्लस रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू k। अब इसके चारों पार्ट आपको करने होंगे ना, चारों पार्ट भी करने हैं और ये इसके फार्मूले आपको बनाने होंगे सारे। सर वो सर एक देगा। ओके, अब जरा देखो, यही दो सवाल आज आपको करने हैं, एक थर्ड का पूरा और एक सारे फार्मूले। बोलो, ये सारे फार्मूले करने हैं और ये इसके चारों पार्ट। एक बार में कॉमन की वैल्यू माइनस हाँ समझ गया। ये हटा दें, ये हो गया ना। चलो that is question number 3 of exercise 2.3 and complete the formula, complete the identity। दो काम करना है, आइडेंटिटी का ये हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार देखता हूँ। चलो